पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना की समीक्षा की। और जमशेदपुर में आयोजित 40वीं सीनियर नेशनल आर्चरी प्रतियोगिता के पहले दिन मेजबान झारखंड ने एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। नमस्कार, देख रहे हैं खबरें झारखंड। आपके साथ मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी। खबरों में बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार छोटे किसानों को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के जिन बिंदुओं पर भी असहमति है, केंद्र सरकार उन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संबंध में कई बैठकें हुई हैं, लेकिन अभी तक असहमति के किसी भी बिंदु पर कोई भी सामने नहीं आया है जिसे वे बदलना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि लोगों की अपनी वास्तविक चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन यदि निर्णय किसी व्यापक हित में है तो इस तरह के फैसले को लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे बढ़ते हुए लोगों को योग्य और सशक्त बनाना उनके लिए मूलभूत प्रेरणाओं में से एक बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के हर युवा को अवसर मिले। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सह झारखंड के प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया ने राज्य सरकार के क्रियाकलापों की आलोचना की है। श्री सैकिया ने कल बोकारो में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य की गिरती कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे अपराधियों और नक्सलियों का मनोबल बढ़ा है। रघुवर दास जी के बीजेपी के नेतृत्व के सरकार का जो 5 साल का काम है, उस विकास का, उस झारखंड को आज विनाश के झारखंड में बदलने का इन्होंने जो प्रयास कर रहा है, ये दुख का बात है। आज महिलाओं के पे अत्याचार बढ़ रहा है, सिंडिकेट राज फिर से शुरू हो गया है, माओवाद फिर से शुरू हो गया है। एक के बाद एक दूसरे, एक इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दोनों को चैलेंज करने वाला शक्तियों को इनको यहाँ पर मदद मिल रहा है, साहस मिल रहा है। देश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड-19 के 22,842 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। और जारी है। सरकार के सख्त कदमों की मदद से ये बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,842 नए मामले सामने आए। वहीं 25,930 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.87% हो गई। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 17 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 7 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कल मिले संक्रमितों में पूर्वी सिंहभूम से 9, रांची से 7 और बोकारो से 1 मरीज शामिल है। शेष अन्य जिलों से कोविड के नए संक्रमितों की पहचान नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 97 है, जिनमें रांची के 51 मरीज शामिल हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 90 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से जारी है। अब तक 90 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। कल 73,76,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई।
इधर झारखंड में भी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की गति तेज कर दी गई है। राजधानी रांची समेत राज्य में आज भी टीकाकरण अभियान के तहत निर्धारित केंद्रों पर पात्र लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कोविड की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर तैयारी, नए ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना की अद्यतन स्थिति और आदिवासी बहुल हर प्रखंड में एकलव्य विद्यालय की स्थापना की समीक्षा की। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक जेवर तस्कर गिरोह को धर दबोचा। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि एक वाहन से कुछ लोग गिरिडीह से चांदी की तस्करी कर ले जा रहे हैं। इसी सूचना पर गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक 4 पहिया वाहन की जांच की गई, जिसमें करीब 6 दर्जन चांदी की ईंट बरामद की गई, जिसका वजन करीब 75 किलोग्राम है। की एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी J01AE 4300 जो गिरिडीह से डुमरी रोड में जाएगी, तस्कर द्वारा चांदी लोड करके बाहर ले जाना है। इस सूचना के आलोक में मुफस्सिल पुलिस द्वारा के सामने चेकिंग अभियान चलाया गया। उसमें वो गाड़ी गिरिडीह तरफ से आई, जिसे रोका गया। उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो बीच वाले सीट के नीचे चांदी का विभिन्न आकार का टुकड़ा करीब जिसका वजन 75 केजी है और संख्या उनका 73 है। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जिले के पथरडीह, पथरोल और मोहनपुर थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जिले के साइबर पुलिस उपाधीक्षक सुमित प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 13 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड समेत कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की गई हैं। सूचना मिल रही थी कि जो देवघर में साइबर अपराधी हैं वो बहुत तेजी से अपना कार्य कर रहे हैं, तो उसमें गुप्त सूचना के आधार पर कुछ छापामारी की गई है, जिसमें पथरौल, पथरड्डा और मोहनपुर थाना क्षेत्र से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो बेसिकली साइबर क्राइम, जो नॉर्मल साइबर क्राइम का तरीका है वो उसी को अख्तियार करते हुए साइबर क्राइम करते थे, जिसमें कि वो कैशबैक देने के नाम पे ठगी करते थे। इसमें 1-2 लोग अब जो है वो उस तरह के क्राइम कर रहे हैं, जिसमें फिनकॉर्प जो ऐप होता है, फिनकॉर्प ऐप के थ्रू वो उस पर आईडी डाल करके लोगों का जो ईएमआई जो गाड़ी खरीदते हैं उनको ईएमआई के नाम पे भी ठगते थे कि आपका इतना ईएमआई बचा है, आपका बैलेंस माफ कर दिया जाएगा, और बहुत तरीके से ये लोग ठगी करते थे। सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत कल रामगढ़ जिले के दोहाकातू पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। मौके पर विधायक ममता देवी एवं मनरेगा तथा पंचायती राज्य आयुक्त राजेश्वरी बी मौजूद थीं। सबका विकास अभियान के तहत दोहाकातू पंचायत में आयोजित ग्राम सभा में रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत में आयोजित ग्राम सभा को संबोधित करते हुए विधायक ममता देवी ने कहा कि जिस प्रकार से रामगढ़ जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मनरेगा के तहत लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य किया है, वह सराहनीय है। वहीं उन्होंने ग्रामीणों से ग्राम सभा में उपस्थित रहकर जरूरतों के हिसाब से योजनाओं का चयन करने की अपील की। आज दोहाकातू पंचायत में विशेष ग्राम सभा रखी गई है, जिसमें सबकी योजना सबका विकास ये अभियान चलाया जा रहा है और ये विशेष ग्राम सभा पूरे पंचायतों में आज रखी गई है। और इस योजना का महत्व हम मनरेगा के माध्यम से कई सारे लाभुकों को जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाने का काम ये सरकार कर रही है और जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी होती है। ग्राम सभा के दौरान मनरेगा राजेश्वरी बी ने गांव के विकास में ग्रामीणों की सहभागिता पर जोर देते हुए कहा
कि जब तक ग्रामीण स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक योजनाओं को धरातल पर लाना बेहद कठिन है। आज का जो विशेष ग्राम सभा है वो पंचायती राज के पीपल्स प्लान कैंपेन यानी सबकी योजना सबका विकास के तहत ये विशेष ग्राम सभा का आयोजन आज यहाँ पे किया गया है। और भारत सरकार और राज्य सरकार के प्राथमिकताओं में से एक यह है कि हमारे ग्राम पंचायत में जो 15वां वित्त आयोग का पैसा राशि जा रहा है उसका खर्चा अच्छे से हो, ग्रामीण जनों के समस्या के अनुरूप योजनाएं बने, उनके प्राथमिकता के अनुरूप योजनाएं बने। इस दौरान विधायक और मनरेगा आयुक्त ने दोहाकातू में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत चलाए जा रहे आम बागवानी योजना का भी निरीक्षण किया। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। रामटहल। राम राम मास्टर साहब। राम राम भाई। बहू को अस्पताल कब ले जाना है? क्या मास्टर साहब आप भी, हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग का तो बाल बच्चा ऐसे हो जाता है चलते फिरते। नहीं नहीं रामटहल, यह गलती कभी मत करना। अरे बच्चे का जन्म कोई मामूली बात नहीं है, हजारों तरह के खतरे हो सकते हैं, इसलिए बहू को सरकारी अस्पताल या संस्था में ही ले जाना। संस्थागत प्रसव, सुरक्षित प्रसव। कोरोना पूरा देश दुनिया में चलल है, इकर से बाचे के चाहिए। सरकार जे 2 टीका निकलाए है, वो टीका का नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये दोनों टीका तो लेके चाहिए, संगे संगे मास्क पहने के चाहिए और 2 गज कर दूरी बनाए के रहे के चाहिए और घर से बाहरे बेकाम कर वगैरह नहीं जाए के चाहिए। यही हमार रोगिन से निवेदन है। हरिया, तेरा छोटका एकदम कमजोर लग रहा है, ठीक से खाना वाना नहीं खिलाते क्या? अरे भाई, जो जुटता है सो तो खिला ही देते हैं। देख हरिया, बुरा मत मानना, तेरा बच्चा कुपोषित है। कुपोषित? हाँ, पर घबराने की बात नहीं है, बस तुम्हें आगे बढ़ के लाभ उठाना है। लाभ? हाँ, सरकार ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज कराती है। सच? हाँ। कुपोषित रहे ना कोई बच्चा, एमटीसी का काम है अच्छा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सफलता का मार्गदर्शन अगर सफल लोगों से मिले तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। कोडरमा जिला प्रशासन ने इसी सोच के साथ नई पहल शुरू की है। प्रशासन की ओर से 2 दिवसीय कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक नीरा यादव और अमित यादव ने किया। इसमें आईएएस, आईपीएस अधिकारी युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कल्याण सभागार में आयोजित 3 दिवसीय इस कैरियर काउंसलिंग के प्रथम दिन जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी से लेकर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की कठिन और निरंतर मेहनत की जरूरत होती है। और जिला प्रशासन की ये पहल है कि हम लोग ये कोशिश करें कि यहाँ के जो छात्र हैं कोडरमा के, खासकर जो 12th पास आउट हैं या 12th में हैं, जिनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि उनको आगे क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन लेना है, और अगर ग्रेजुएट हैं तो कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जिसके लिए वो एलिजिबल हैं और उससे क्या बन सकते हैं, उसमें सैलरी कितनी होती है, उसमें करियर कैसा होता है, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं यूपीएससी, जेपीएससी और जुडिशियरी की तैयारी कर रहे युवाओं को डीसी, एसपी, डीएफओ, एसडीओ, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अलावे बीडीओ और सीओ ने भी सफलता के मूल मंत्र दिए। इस दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लगातार मेहनत ही सफलता दिलाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेहनत। आपको कंटिन्यूअस मेहनत करने की आवश्यकता है, परसिवरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये आसान एग्ज़ाम नहीं है। तो मेहनत लगातार करते रहना है और एक सही रास्ते पे मार्गदर्शन मिले, क्योंकि बहुत सारी रिसोर्सेज रहते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मार्गदर्शन सही मिले और मेहनत लगातार करेंगे। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा भी बेहतर मार्गदर्शन पाकर काफी खुश हैं।
उनका कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से की गई इस पहल से उनके भविष्य को नई दिशा मिलेगी। करियर काउंसलिंग जो किया गया है और ये सही तरीके से आगे कंटिन्यू कर पाता है इस तरीके से, तो बहुत ज्यादा सभी बच्चों को बेनिफिट होने वाला है। बहुत ही अच्छी पहल है हमारे जिले प्रशासन की ओर से। हम बच्चों के लिए और जितने भी ग्रामीण इलाके से जितने भी बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी पहल है कि जिन्हें अच्छा प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस काउंसलिंग में अलग अलग सेशन में विशेषज्ञ और सफल अधिकारी युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी ने कल रांची रेल मंडल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रांची स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं तथा फूड स्टॉल, नवनिर्मित फुट ओवरब्रिज, कंप्यूटरीकृत पैनल, प्रतीक्षालय एवं रांची स्टेशन पर स्थित विभिन्न विभागों के कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। सेवा समर्पण के तहत आज हम देखते हैं विदेश नीति। सुधार का सेवा सुशासन मॉडल, ढूंढा आपदा में अवसर, फिर खड़ा कर भुज को लिख दी आपने नई ताबीर। प्रबंधन को दी ऊंचाई, अब नहीं है विनाश की वो तस्वीर। संकल्प से सिद्धि के अनुभव ने बदल दी देश की तकदीर। जो भी रेस्क्यू हमारे पास मेडिकल कैंप आया, आर्मी की तरफ से आया, जो भी टेंट मिले हमें वो आर्मी की तरफ से आया, पानी आया वो आर्मी की तरफ से आया। पुल के ऊपर खड़े हुए, फिर उनको बोला आओ आओ, फिर ये लोग आए हेलीकॉप्टर वाले, उन्हें बड़ी रिस्क से फिर हम वहाँ हमको फिर लेके गए। समय ही गुरु बनकर देता संबल, थपेड़ों से तपाता जीवन। महसूस कर आपदा का दर्द, पुरुषार्थ का किया आह्वान। हमने सिर्फ इमारतें ही फिर से नहीं बनाई, बल्कि प्रण लिया कि कच्छ को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। आपदाएं नहीं देखती सीमाएं, वो तो तय करती है सीमा। दिलाती याद, प्रकृति कर सकती है विनाश की पार मर्यादा। किसी आपदा या परेशानी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस आपदा से ली गई सीख। हमें आपदाओं में संयम की भी जरूरत होती है, साहस की भी जरूरत होती है। महामारी में थमी दुनिया, बदल गया आने वाला कल। रखे हौसले बुलंद, खड़े रहे गरीबों के साथ वो हर पल। अगर दुनिया के बड़े बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। सबसे ऊपर लोक कल्याण और भारत का आत्मसम्मान। निखरता नेतृत्व, आपदा में बने सृजन के अवसर महान। सेवा समर्पण और सुशासन का निभा रहे जीवन दर्शन। चुनाव आयोग ने चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लोजपा के चुनाव चिन्ह तथा बंगला के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। शक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों खेमे इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दोनों को पार्टी चिन्ह देने पर अंतिम फैसला 4 अक्टूबर को होगा। दोनों गुटों से 4 अक्टूबर तक जरूरी दस्तावेज लाने को कहा गया है। जमशेदपुर स्थित जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 40वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप के पहले दिन कल चाईबासा की बेटी असरीता बिरुली ने झारखंड को पहला स्वर्ण दिलाया। वहीं बोकारो के गोल्डी मिश्र ने रजत पदक पर कब्जा किया। इसके साथ साथ झारखंड की महिला टीम ओलंपिक राउंड के फाइनल में भी पहुंच गई है, जबकि पुरुष वर्ग में कांस्य पदक के लिए झारखंड की टीम का आज मुकाबला होगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष एवं जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संदेश पर अमल करते हुए सिमडेगा जिले में आत्मनिर्भर खेल प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई। जिले के ठेठईटांगर प्रखंड अंतर्गत खिजूरटांड गांव में शुरू हुई इस केंद्र को ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से तैयार किया है। में आत्मनिर्भर खेल प्रशिक्षण केंद्र के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मैदान सबको झाड़ी सब था, सबको साफ किए। फिर यहाँ सिमडेगा से आए हैं कुछ सर लोग, वो लोग हम लोग को हौसला दिए साफ करने के लिए और खेलना इसे करके। इसलिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग खिजूरटांड में श्रमदान से मैदान बना रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल खेले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। इससे पहले एक अन्य मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में देशवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन 1 से 31 अक्टूबर तक देश भर में किया जाएगा। झारखंड में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नेहरू युवा केंद्र संगठन को दी गई है। वहीं प्रचार प्रसार में सूचना प्रसारण मंत्रालय की रांची स्थित मीडिया इकाइयां, पत्र सूचना कार्यालय, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी अपना पूरा सहयोग देंगे। इस संबंध में दोनों संस्थाओं ने कल आकाशवाणी रांची के सभागार में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में महीने भर चलने वाले इस आयोजन की रूपरेखा मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। आजादी का सफर की इस कड़ी में हम आपको दिखाते हैं भारत की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। कादम्बिनी बोस का जन्म 18 जुलाई 1861 को भागलपुर में हुआ था। उनका जन्म बंगाली पुनर्जागरण के दौरान हुआ था। ये 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का बंगाल क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक प्रगति का काल था। कादम्बिनी इस सांस्कृतिक आंदोलन से प्रभावित थीं क्योंकि उनके पिता हिंदू सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के एक प्रभावशाली सदस्य थे। वे महिला अधिकार संगठन भागलपुर महिला समिति के सह संस्थापक भी थे। यद्यपि ये एक ऐसा समय था जब भारतीय महिलाओं के पास शिक्षा के बेहद कम अवसर थे, लेकिन कादम्बिनी के पिता ने शिक्षा के महत्व को समझा और कादम्बिनी को स्कूल जाने की अनुमति दी। प्राथमिक विद्यालय के बाद कादम्बिनी ने महिलाओं के लिए भारत के पहले कॉलेज में प्रवेश लिया, जिसका बाद में बेथ्यून कॉलेज में विलय कर दिया गया था। स्कूल ने कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रणाली को अपनाया और 1879 में कादम्बिनी इस कठिन परीक्षा को पास करने वाली पहली महिला बनी। कादम्बिनी की सफलता ने बेथ्यून कॉलेज को अपना पहला कला कार्यक्रम और स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में कक्षा में केवल 2 विद्यार्थी कादम्बिनी और उनकी साथी चंद्रमुखी बसु थीं। उन्होंने 1883 में अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में पढ़ाई कर स्नातक बनने वाली भारत की पहली महिला बनी। कादम्बिनी ने स्नातक होने के बाद बेथ्यून कॉलेज में अपने गुरु और शिक्षक द्वारकानाथ गांगुली से शादी की। भारत में महिला अधिकार आंदोलन के जोशीले नेता द्वारकानाथ ने अपनी पत्नी को मेडिकल डिग्री हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ने कादम्बिनी को प्रवेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन कादम्बिनी और उनके पति ने इसका कड़ा विरोध किया। अंततः कादम्बिनी को कॉलेज में प्रवेश दे दिया गया। वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पहली महिला छात्रा थीं। मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों के निरंतर प्रतिरोध के बावजूद कादम्बिनी ने 1886 में चिकित्सा में डिग्री प्राप्त की। कादम्बिनी गांगुली 1886 में आनंदी जोशी के साथ चिकित्सा का अध्ययन करने और डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। आनंदी जोशी ने अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज में और कादम्बिनी गांगुली ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पश्चिमी चिकित्सा की पढ़ाई की।
महिला मुक्ति का विरोध करने वाले रूढ़िवादियों की आलोचना कादम्बिनी को रोक नहीं सकी और वे 1892 में यूनाइटेड किंगडम गईं तथा चिकित्सा में 3 और प्रमाण पत्र प्राप्त किए। जब वो भारत लौटी तो उन्होंने लेडी डफरिन अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया और बाद में अपनी निजी प्रैक्टिस शुरू की। एक डॉक्टर और 8 बच्चों की मां के रूप में कादम्बिनी का व्यस्त जीवन उन्हें भारत के महिला अधिकार आंदोलन में भूमिका निभाने से रोक नहीं सका। वे 1889 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला प्रतिनिधिमंडल में 6 प्रतिनिधियों में से एक थीं और 1906 में उन्होंने कलकत्ता में महिला सम्मेलन आयोजित करने में मदद की। वो कई अन्य आंदोलनों में भी काफी सक्रिय थीं। उन्होंने ईस्टर्न इंडिया खदान के महिला खनिकों के लिए काम की स्थितियों में सुधार के लिए संघर्ष किया। 1898 में अपनी पति की मृत्यु के बाद उन्होंने 1923 में अंतिम समय तक कोलकाता में चिकित्सक के तौर पर काम किया। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार छोटे किसानों को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए वचनबद्ध। सरकार किसानों के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 17 नए मरीज मिले। 7 संक्रमितों ने दी कोविड को मात। सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 97। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना की समीक्षा की। और जमशेदपुर में आयोजित 40वीं सीनियर नेशनल आर्चरी प्रतियोगिता के पहले दिन मेजबान झारखंड ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता।